हेलो फ्रेंड्स, आपका विद्या ट्यूब में स्वागत है। आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 का एक गीत जिसका नाम है बाजा पढ़ेंगे। ये जो गीत है बाजा, ये अर्जुन भगत के द्वारा लिखा गया है और इसका राग है फगुआ पुछारी। अगर आप किसी भी झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और आपने नागपुरी भाषा का चयन किया है और उसमें आपको बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है तो आपके लिए यह गीत महत्वपूर्ण है। इसमें बाजा है। बाजा का मतलब होता है वह यंत्र जिससे संगीत के स्वर निकलता है, जिससे आवाज़ निकलता है, उसी को हम लोग बाजा कहते हैं या फिर वाद्य यंत्र कहते हैं। इस गीत का राग है फगुआ पुछारी। इसमें फगुआ पुछारी जो राग है ये फगुआ का ही एक प्रकार है और इसमें 2 दल होते हैं, यानी इसमें 2 समूह होता है जिसके बीच प्रश्नोत्तरी चलता है। यानी कि वे पहला जो दल है वो गीत के माध्यम से प्रश्न पूछता है और उसका प्रश्न, पहले दल का प्रश्न पूरा होने के बाद दूसरा दल उसका उत्तर देता है और इसे ही फगुआ पुछारी कहते हैं। और फगुआ पुछारी फगुआ के टाइम में यानी होली के टाइम में ज़्यादा गाया जाता है। इस गीत में कवि एक बाजा का वर्णन करते हैं और उसका महत्व बता रहे हैं कि उस बाजा के बिना और भी बाजा है जो कि नहीं बजाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं, इस रहस्य का उद्भेदन करते हैं कि कौन सा ऐसा बाजा है जिसके बारे में कवि ने यहाँ पे चर्चा किया है कि जो सभी बाजाओं में सबसे अच्छा बाजा है। आइए पढ़ते हैं। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। ये जो पंक्ति है यहाँ पे धुआ पद लिखा हुआ है, धू लिखा हुआ है। धुआ पद का मतलब होता है कि जो कोई भी जब गीत लिखा जाता है तो उसका 1 या 2 पंक्ति ऐसा होता है जो पूरे गीत में उसको बार बार दोहराया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है ताकि जो गीत का लय और ताल है वो अच्छा बना रहे। तो उसी को हम धुआ पद कहते हैं। और आप इसमें देखेंगे कि जो भी गीत होता है, जैसे हम लोग बनकेवरा में बहुत सारा पढ़े हैं, तो इसमें ऐसे जहाँ जैसे यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, इसी प्रकार से बहुत सारा है जो 2 3 4 लिखा हुआ है। तो जब भी आपको 1 2 3 4 लिखा हुआ मिले, इसका मतलब ये समझना है कि ये जो रचना है वो गीत का शैली में है, कविता के शैली में नहीं है। लेकिन अगर किसी में 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि वो गीत है या कविता। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो गीत है या कविता। लेकिन अगर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये निश्चित है कि वो रचना गीत शैली में लिखा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। मतलब बाजा में कौन बाजा है जो बहुत ही सुंदर बजता है और बाजे कहाँ और कहाँ पे बज रहा है, और केकर घरे बाजे कहाँ पे बज रहा है और किसके घर बज रहा है। तो अगला पद है लागे नहीं पता मोके, बाजा बाजे कहाँ केकर है के, असल बाजा है के ठीक बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि लागे नहीं पता मोके, मतलब कि मुझे पता नहीं लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाजा बाजे कहाँ केकर है के, बाजा कहाँ बज रहा है और ये जो बाजा है वो किसका बाजा है। असल बाजा है के ठीक बाजे हो। लेकिन ये बता रहे हैं कि जो भी बाजा बज रहा है वो असल बाजा है, यानी रियल बाजा है, वो महत्वपूर्ण बाजा है और ठीक बज रहा है, मतलब कि अच्छा बज रहा है।
और अगला पंक्ति है बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। ये पंक्ति बार बार रिपीट हुआ है जो इसमें धुआ पद है, यानी बाजा कहाँ और किसके घर बज रहा है। दूसरा पद है बाजा जेकर घरे बाजे जेकर घरे जाबे सेकर गोड़े गिरे। बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बाजे जेकर घरे, और जिस बाजा का ऊपर में बात कर रहे हैं कि जो बाजा असल है, जो बाजा ठीक है, वो जिसके घर भी बज रहा है, जाबे सेकर गोड़ गिरे, उसके गोड़ में गिर जाएंगे। गोड़ मतलब पैर या पाँव, उसके चरणों में गिर जाएंगे। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि बाजा के महत्व को बता रहे हैं कि वो इतना महत्वपूर्ण बाजा है कि जिसके घर भी बज रहा होगा उसके पैरों में गिर जाएंगे, अर्थात उसका मान सम्मान देंगे। बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो, और कह रहे हैं कि बाजा जो है वो बहुत तरह का है, और उसमें से भी जो बाजा बज रहा है वो सुंदर बाजा है। और सुंदर बाजा जिसके बारे में अभी बताया नहीं गया है कि कौन बाजा है, तो सुंदर बाजा है वो बज रहा है। बाजे कहाँ केकर घरे बाजे, और कहाँ पे बज रहा है, किसके घर बज रहा है। अगला पद है बाजा बाजे दूसर घरे देखू नाच सबक घरे। बाजा में सुहान बाजा लागे, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बाजा बाजे दूसर घरे, यानी कि जो बाजा है वो दूसरे घर बाज रहा है। जिस बाजा का बात यहाँ पे कवि कर रहे हैं, जिसका नाम अभी बताया नहीं है, कि जो बाजा है वो दूसरे के घर बज रहा है, लेकिन देखो नाच सबक घरे, लेकिन नाच जो है उस बाजे की वजह से सभी के घर नाच हो रहा है। यहाँ पे नाच कहने का अर्थ है कि मतलब हंसी खुशी से है, हंसी खुशी से है वहाँ पे, चूँकि वो बाजा बज रहा है उसी की वजह से सबके घरों में हंसी खुशी है। वो जो बाजा है दूसरे के घरों का, बाकी सभी के घरों का हंसी खुशी का स्रोत है, समृद्धि का स्रोत है, और उसी बाजा के कारण हो रहा है। और उसी बाजा के जो मदद से है जो बाकी भी बाजा है वो बज रहा है। बाजा में सुहान बाजा लागे, और जो बाजा बज रहा है वो सभी बाजाओं में बहुत ही सुहावना बाजा है, बहुत ही अच्छा बाजा है, यानी बहुत ही बेस लग रहा है। और बाजे कहाँ केकर घरे बाजे, फिर वही धुआं पद है कि और कहाँ पे बज रहा है, किसके घर बज रहा है। इस पूरे पद में कवि ने जो बोले हैं कि देखो नाच सबक घरे, इसका अर्थ ये होता है कि जैसे जो बाजा है उसी बाजा के चलते दूसरे के घर भी नाच हो रहा है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि चूँकि जो नाच गान होता है, नृत्य होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, और अगर वो बाजा नहीं रहेगा जिस बाजा की बात कवि कर रहे हैं, तो अन्य बाजा भी नहीं रहेगा। जैसे कि मांदर ढोल बोल सकते हैं, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे बताया नहीं गया है कि वो कौन सा बाजा है जिसकी वजह से बाकी बाजा भी नहीं रहेगा, और जिस कारण से ये नाच गान नहीं होगा। तो हम इसका उत्तर आगे के पदों में दिया गया है, उसमें हम लोग देखेंगे। अगला पद है मूढ़ अर्जुन पूछे बाजा नहीं केके रुचे, रुचे नहीं तेके रोजा राजे हो, बाजे कहाँ केकर घर बाजे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मूढ़ अर्जुन पूछे, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, और अर्जुन जो एक गीत को लिखे हैं उनका नाम है, तो वे अपने आप को मूढ़ बता रहे हैं, कम बुद्धि वाला बता रहे हैं। ये कवि का एक लिखने का ढंग होता है जो बहुत सारे कविताओं में देखेंगे कि वे मूढ़ लिखते हैं अपने आप को।
तो बोल रहे हैं कि मूढ़ अर्जुन पूछे, जो मूढ़ अर्जुन है वो पूछ रहे हैं कि बाजा नहीं के रुचे, वो जो बाजा है वो किसको नहीं रुचता है, रुचे नहीं तेके रोजा राजे हो। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसको नहीं रुचता है, रुचे नहीं तेके रोजा राजे हो, उसको रोजा राजे भी नहीं रुचता है, रोजा राजे भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें जानते हैं कि रोजा राजे यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। रोजा का मतलब होता है बगीचा या फिर घास का मैदान बोल सकते हैं, खेत खलिहान बोल सकते हैं, हरी भरी धरती को बोल सकते हैं। रोजा का मतलब स्वर्ग भी होता है। और राजे का अर्थ होता है स्वामी उसका, अधिपति उसका। अरबी में अगर बोले तो राजे का मतलब होता है आकर्षित करना। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं ये चौथा पद के दूसरे लाइन में कि जिससे वो बाजा नहीं रुचता है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जिसको अच्छा नहीं लगता है, उसको जो है हरी भरी धरती यानी जिसको हम खेत खलिहान बोल सकते हैं, और उसका जो स्वामी राजे अर्थात उसका जो स्वामी अर्थात जो किसान है वो भी अच्छा नहीं लगते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि जो किसानी का काम है, खेतीबाड़ी का काम है, वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो कवि का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो बाजा जिसको नहीं रुच रहा है, जिस बाजा के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो बाजा उसको नहीं रुच रहा है तो उसको रोजा राजे भी नहीं रुचेगा। मतलब कि खेत खलिहान, हरी भरी धरती या किसानी वगैरह का काम भी उसे नहीं अच्छा लगेगा। और अगला पद है बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। और बाजे जो बाजा है वो कहाँ बज रहा है, किसके घर बज रहा है। अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें देखे कि जो बाजा बज रहा है उसका नाम नहीं पता है, यानी कि ऊपर जो गीत का कड़ी था, चारों कड़ी, उसको पहले दल के द्वारा गाया गया और उसको रहस्यमय तरीके से यानी पहेली की तरह से पूछा गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका विशेषता बता करके कि उसका आंसर क्या होगा। और ये जो ऊपर जो गीत के माध्यम से चूँकि पूछा गया है, तो जो दूसरा दल है वो भी इसका जो उत्तर है वो गीत के माध्यम से ही देंगे। तो अब देखिए अगले पद में दूसरे दल के द्वारा गाया जा रहा है, और अब जितना भी चीज़ ऊपर रहस्य बना हुआ था कि क्या चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, वो सारा चीज़ का उत्तर अब पाँचवें कड़ी से मिलेगा। तो पांचवा जो पद है वो है बाजा में कुटासी बाजा बाजे सुहान बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। यहाँ पे कुटासी का अर्थ है हथौड़ा, जो लोहार का हथौड़ा होता है उसको कुटासी कहते हैं। और जिस हथौड़े से पीट कर लोहार जो है वो बहुत सारा सामान बनाते हैं, जैसे कि कोड़ी, कुदाल, खंती, हसुआ और भी विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाते हैं। या बहुत तरह के जो वाद्य यंत्र होते हैं उसमें भी कुछ कुछ जो लोहा का कुछ चीज़ लगाया जाता है उसका हिस्सा, वो सब भी बनाते हैं। या हल में भी जो जिससे खेत खुदता है, हल में जो एक लोहा का एक पार्ट होता है जिसको सीता बोलते हैं या फिर ऐसे फाल बोलते हैं, तो वो सब भी जो लोहार के द्वारा बनाया जाता है, यानी लोहार के हथौड़े के माध्यम से बनाया जाता है। तो उसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक पंक्ति में कि कुटासी मतलब हथौड़ा बोल सकते हैं या फिर हथौड़ी। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बाजा में कुटासी बाजा बाजे सुहान बाजा। अब देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिल गया कि ऊपर में किस बाजा के बारे में उतना उसकी महत्ता बताई जा रही थी। तो कवि बोल रहे हैं कि बाजा में जो है वो कुटासी बाजा, यानी कि जो लोहार का जो हथौड़ा है और उससे जो आवाज़ निकलता है वो वाला बाजा है ना, वो बाजे सुहान बाजा। वो बाजा है सो सुहान बजता है, बहुत ही अच्छा बजता है, बहुत बेस लगता है सुनने में। और बाजा में सुंदर बाजा बाजे, और वो जो बाजा है यानी कि कुटासी जो बाजा है वो सभी बाजाओं में सुंदर बजता है। अगला पद है
बाजे निहि कुटासी बाजा, किसान निहि होबै ताजा। बिनु कुटासी बाजा, बाजी ना समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। इस पद में कुटासी वर्ड हुआ है, आया है, जिसका मतलब जानते हैं हथौड़ा होता है लोहार का, और यहाँ पे एक समाठ वर्ड आया है। तो आइए हम पहले समाठ का मीनिंग जानते हैं। समाठ का मतलब होता है कि जो उखली का जो डंडा होता है उसको हम लोग समाठ बोलते हैं, या फिर जो ढेकी होता है, जो पहले के ज़माने में ढेकी रहता था, तो उसको भी समाठ बोला जाता था। तो आइए जानते हैं। जैसे देखिए कि ये जो उखली है, तो इस उखली में जो ऊपर का ये भाग है, ये वाला भाग, इसी को हम लोग समाठ बोलते हैं। और दूसरा अगर फिगर में देखें तो देखिए इसमें अच्छे से दिख रहा है कि इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये जो डंडा दिख रहा है, इसी को समाठ बोलते हैं। यानी कि जिससे उखली में कूटा जाता है उसको ही समाठ बोला जाता है। और भी अगर देखना चाहें तो देखिए ये है सो ढेकी है, जो पहले के ज़माने में मिलता था। अभी भी शायद बहुत ही शायद मुश्किल से कहीं मिलेगा। और ये जो ढेकी है, इसी में यहाँ पे जो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, जनरली इसको समाठ बोला जाता है, और पूरे ढेकी को भी समाठ बोल सकते हैं। और देखिए ढेकी में यहाँ एक लोहा का ये लगा हुआ है इस जगह पे, तो इसको इसमें समाया रहता है, इसलिए इसको जो समाठ बोलते हैं, या पूरे ढेकी को ही समाठ बोलते हैं। तो आप इतना जान गए कि जो उखली का डंडा होता है या जो ढेकी होता है उसी को समाठ बोलते हैं। तो आइए देखते हैं अगले पद को। यहाँ पे कवि पहले पंक्ति में कह रहे हैं कि बाजे निहि कुटासी बाजा, किसान निहि होवे ताजा। अर्थात कि अगर कुटासी बाजा नहीं बजेगा तो किसान निहि होवे ताजा, यानी कि जो किसान है वो ताज़ा नहीं होंगे। ताज़ा कहने का मतलब यहाँ फ्रेश नहीं है। ताज़ा कहने का मतलब है कि अगर कुटासी बाजा नहीं बजेगा, यानी लोहार का जो हथौड़ी है वो नहीं चलेगा, तो जो किसान है वो भी खुश नहीं रहेंगे। मतलब उनका जो मनोवृत्ति है वो ठीक नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि किसान का जो पेशा है वो खेती बाड़ी करना है, और खेती बाड़ी कुटासी पर निर्भर है। कुटासी यानी लोहार के हथौड़ी पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि खेती करने में जो बहुत सारा यंत्र, जैसे कि हसुआ, खंती, कोड़ी, कुदाल और जो हल का फाल होता है, ये सारा चीज़ जो है वो लोहार के द्वारा कुटासी के माध्यम से बनाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बाजे निहि कुटासी बाजा, किसान नहीं होवे ताजा। यानी कि अगर कुटासी बाजा नहीं बजेगा तो किसान भी ताज़ा नहीं होंगे, मतलब कि किसान को भी खुशी नहीं होगा। अगला पंक्ति है, बिनु कुटासी बाजा, बाजी ना समाठ बाजा। और दूसरे पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि यदि बिना कुटासी बाजा का समाठ बाजा भी नहीं बजेगा। तो समाठ का मतलब हम लोग देखें, या तो उखली को बोलते हैं या फिर ढेकी को बोलते हैं। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि चूँकि जो समाठ है, समाठ में हम लोग क्या करते हैं जनरली, ढेकी में या उखली में पहले धान का चावल बनाया जाता था, या चावल को उसका पाउडर बनाया जाता था, आटा बनाया जाता था, या फिर जो भी मिर्च मसाला है उसको पाउडर बना के रखा जाता था, या तो ढेकी में या तो उखली में उसको कूट कर। तो यहाँ पे कवि इसलिए कह रहे हैं कि कुटासी बाजा के बिना समाठ बाजा नहीं बजेगा, क्योंकि अगर कुटासी बाजा नहीं बजेगा
तो किसान जो है वो खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेती करने वाला जो यंत्र है उन बिना कुटासी का नहीं बनेगा। और जब किसान अपना खेती बाड़ी ही नहीं कर पाएंगे तो अन्न ही नहीं उगेगा, और अगर अनाज नहीं उगेगा तो समाट कैसे बजेगा? अनाज ही नहीं रहेगा तो समाट कैसे चलेगा? इसीलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कुटासी बाजा के बिना समाट बाजा भी नहीं बजेगा। यानी जब लुहार का अगर हथौड़ी नहीं बजेगा तो घर का जो ढेकी है, उखली है, वो भी नहीं बजेगा। और इसका अंतिम पंक्ति है कि बाजा में सुंदर बाजा बाजे। और जो बाजा में सुंदर बाजा है, यानी कि कुटासी बाजा को सबसे सुंदर बाजा कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि बाजा में जो सुंदर बाजा है, कुटासी बाजा है, वो बहुत सुंदर है, वो बज रहा है। अगला पद है, बाजी कुटासी बाजा तब बाजी समाठ बाजा, पाछे बढ़नी बाजा, बाजी घरे सूप बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बाजी कुटासी बाजा, मतलब कि पहले जो है वो कुटासी बाजा बजेगा, लुहार का जो हथौड़ा है वो बजेगा, तब बाजी समाठ बाजा, उसके बाद समाठ बाजा बजेगा। ऐसा क्यों? ये हम लोग पहले ही जान गए कि पहले कुटासी बाजा क्यों बजेगा, फिर समाठ बाजा बजेगा। और अगला पंक्ति में है कि पाछे बढ़नी बाजा, और बोल रहे हैं कि उसके पाछे मतलब उसका जो बाद में है वो बढ़नी बाजा बजेगा, और उसके बाद जो है वो बाजी घरे सूप बाजा, उसके बाद जो है घर में सूप बाजा बजेगा। और कह रहे हैं कि बाजा में सुंदर बाजा बाजे, और बाजा में जो कुटासी बाजा है जिसको सुंदर बाजा कहा गया है वो बज रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये चीज़ क्यों बोला गया है कि यहाँ तक तो जाने कि पहले कुटासी बाजा बजेगा, फिर समाठ बाजा बजेगा, उसके पीछे बढ़नी बाजा बजेगा, उसके बाद सूप बाजा बजेगा। तो पहले क्या था कि ओखली में या जो ढेकी में कूटते थे चावल या धान, तो जैसे कूटते कूटते हैं तो जो उसमें जो छेद बना होता है तो उसमें वो बिखर जाता है। तो उसको क्या करते हैं कि उसको आसपास को बढ़ाते हैं, जिसको बढ़ाना बोलेंगे, उसको झाड़ू लगाकर एक जगह करते हैं, मतलब एक जगह उसको संवारते हैं, और उसके बाद उसको फटकते हैं सूप में निकाल कर। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि पहले है जो है कुटासी बाजा बजेगा, फिर समाठ बाजा बजेगा, तब बढ़नी वाला बाजा समाठ बजेगा, फिर बढ़नी बजेगा, उसके बाद सूप बजेगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि देखिए ये ढेकी है, समाठ है, यहाँ पे एक छेद होगा, यहाँ पे एक छेद रहता है, क्योंकि इसमें यहाँ किसी चीज़ का ये आटा बन रहा है। तो ये इसको चूँकि इधर उधर छितरा जाता है तो इसको एक जगह संवारना को यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके बाद बढ़नी बाजा बजेगा इसको एक जगह करने के लिए। इसके बाद देखिए कि इधर है सो सूप रखा हुआ है, उसके बाद लोग इसको सूप से फटकते हैं, चलनी से चालते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले बजेगा कुटासी बाजा, फिर बजेगा समाठ बाजा, और उसके बाद बजेगा बढ़नी बाजा, और उसके बाद बजेगा सूप बाजा। इसी को आपको 7वां पद में लिखा हुआ है। और बाजा में सुंदर बाजा बाजे, और जो कुटासी बाजा है वो सबसे सुंदर बाजा है और बज रहा है। अगला पद है, कुटासी बाजा लागे माजा, बाद में समाठ बाजा, आगे कुटासी बाजा, पाछे समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। यहाँ पे 8वें पद में कवि कह रहे हैं कि कुटासी बाजा लागे माजा। माजा मतलब होता है कि अच्छा लगना, कोई चीज़ को माजा बोलते हैं, मज़ा आना जिसको बोलते हैं। तो कुटासी बाजा लागे माजा, यानी कुटासी जो बाजा है उसको बजने से, उसको सुनने में मज़ा लगता है, अच्छा लगता है। और फिर बोल रहे हैं बाद में समाठ बाजा, और उसके बाद जो है वो समाठ बाजा बजता है तो उसमें भी अच्छा लगता है। अगला पंक्ति है कि आगे कुटासी बाजा, फिर वही चीज़ लिखा हुआ है कि आगे कुटासी बाजा, पाछे समाठ बाजा, यानी कि आगे जो है वो कुटासी बाजा बजता है
उसके बाद समाठ बाजा बजता है। और फिर बोल रहे हैं कि बाजा में सुंदर बाजा बाजे। और बाजा में जो सुंदर बाजा यानी कि कुटासी बाजा के बारे में कहा गया है कि सुंदर बाजा कुटासी बाजा वो है बज रहा है। 9वां और अंतिम पद है, मूढ़ अर्जुन सोचे, सुनी बाजा उठे नाचे, बिनु लोहार नहीं बाजी, ढोल ढाक बाजा। बाजा में सुंदर बाजा बाजे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मूढ़ अर्जुन सोचे। मूढ़ मतलब मूर्ख होता है या कम बुद्धि वाला। तो कवि लोग अपने आप को बहुत सारे कविता में अपने आप को मूढ़ के रूप में दर्शाते हैं। आप कविता लिखने का एक शैली के रूप में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मूढ़ अर्जुन सोचे, यानी मूढ़ अर्जुन जो है वो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सुनी बाजा उठे नाचे, यानी कि बाजा को जो आवाज़ है वो सोच रहे हैं कि बाजा का जो आवाज़ है वो सुन करके उठे नाचे, माने उसको सुन करके उठने नाचने लगते हैं। उठने नाचने का अर्थ हुआ कि वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। और अगला पंक्ति है, बिनु लोहार नहीं बाजी, ढोल ढाक बाजा। और यहाँ पे बोला गया है कि बिनु लोहार, बिना लोहार का नहीं बाजी, नहीं बजेगा क्या? ढोल ढाक बाजा। मतलब बिना लोहार का ढोल ढाक भी नहीं बजेगा। ढोल ढाक क्या है? यंत्र है, मतलब जिसको ढोलक बोलते हैं। ढोल बड़ा होता है और ढाक उससे थोड़ा छोटा होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोहार के बिना जो है वो ढोल ढाक भी नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? क्योंकि जो ढोल ढाक है उसमें या फिर कोई और भी अन्य यंत्र या वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़े सा लोहे का प्रयोग किया ही जाता है। जैसे कि आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो ढोल होता है उसमें ऐसे तो बहुत ज़्यादा लोहा नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं लोहे का जो रिंग है वो लगाया हुआ रहता है। आप फिगर में देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये ढोलक है, इसको ढोल बोल सकते हैं। इसी का जो छोटा रूप होता है उसको ढाक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो ढोलक है इसमें देखिए ये वाला जो रिंग है, ये वाला रिंग, ये रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, वो लोहे का बना हुआ है। तो इसी को जो कवि हैं वो बोल रहे हैं कि जो ढोल ढाक भी है वो बिना कुटासी बाजा का नहीं बजेगा, क्योंकि उसमें भी कुटासी बाजा यानी जो लोहार का जो हथौड़ा है या फिर जो हथौड़ी है उसका यूज हुआ है। दूसरे तरह से इसको ऐसे देख सकते हैं कि बिना लोहार का ढोल ढाक क्यों नहीं बजेगा, क्योंकि जो ढोल ढाक है वो जनरली नृत्य में बजाया जाता है, नाच गान में बजाया जाता है जब वो खुशी का माहौल होता है। लेकिन अगर लोहार नहीं रहेगा, अगर उसका कुटासी बाजा नहीं रहेगा तो खुशी का माहौल ही नहीं आ पाएगा। अब पूरा जो गीत है उसको देखिएगा तो ये समझ में आएगा कि जैसे कि कुटासी बाजा लोहार का जो हथौड़ा नहीं चला तो उस वजह से किसान खेती नहीं कर पाएंगे। खेती नहीं करेंगे तो अनाज पैदा नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो क्या जो किसान है या जो मतलब जो लोग हैं, पहले तो ज़्यादा लोग कृषि का ही कार्य करते थे, तो क्या उनके घर में खुशी आएगा? नहीं आएगा। तो इसको इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि वो लोहार के बिना ढोल ढाक भी नहीं बजेगा, मतलब हंसी खुशी भी नहीं आएगा। और दूसरा ये भी ले सकते हैं कि जो ढोल ढाक होता है उसमें भी लोहा का यूज होता है, तो बिना लोहार का नहीं होगा और ढोल ढाक नहीं बजेगा। और अंतिम पंक्ति है कि बाजा में सुंदर बाजा बाजे। और बाजा में जो है वो सुंदर बाजा यानी कि कुटासी बाजा को बोला जा रहा है कि बाजा में जो है वो सबसे सुंदर बाजा बज रहा है। तो ये जो गीत है आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। और शुरू में जितना प्रश्न पूछा जा रहा था पहले दल के द्वारा वो सारे का आंसर भी मिल गया होगा। इसी को फगुआ पुछारी भी बोलते हैं, जिसमें पहला दल प्रश्न पूछता है और दूसरा दल उसका उत्तर देता है।
अगर आपको एक क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।